ओके, वंस अगेन देखो, हमारे पास ये है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वेयर। अगर क्यू सेम है, ये तो वैसे ही सेम है, ये भी कांस्टेंट है, सो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। अगर मैं कहूँ यहाँ से आर डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और इतने डिस्टेंस आर वाला यहाँ से ले लो, सेम यहाँ से, सेम यहाँ से, तो इन सभी पॉइंट्स पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी या सेम होगी? सेम होगी। और ये तो मैं 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ, ये अगर 3 डायमेंशनल में पीछे चले जाओ तो जो पीछे वाला रेडियस होगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे भी सेम होगी। मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण हर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। सो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशनल में देखोगे तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल। इसलिए जो पॉइंट चार्ज होता है दैट मेक्स अ स्फेरिकल सिमेट्री। पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मेक्स स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब स्फीयर में, स्फीयर मतलब सिमेट्री, स्फीयर का मतलब कि जहाँ पे सेंटर पे रेडियस स्फीयर का सभी तरफ से सेम होता है तो सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। लेकिन क्या डाइपोल में भी ऐसे ही होता है? अगर हम ये डाइपोल बना दें तो क्या ये भी ऐसे ही होता है कि अगर आप सेंटर से ये डिस्टेंस ले लो आर और सेंटर से ये भी डिस्टेंस ले लो आर, तो क्या दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इलेक्ट्रिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी होती है हमें पता ही है, इट वुड बी अ हाफ। यहाँ अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका हाफ बनेगी यहाँ पे, हमने किया था ना। तो एक्सियल लाइन में अलग होती है और इक्वेटोरियल लाइन में अलग होती है। बात सही है। ओके, अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ध्यान से देखना अभी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस कितना है? आर, है ना। अच्छा, अगर मैं इस तरफ चला जाऊँ आर, तो आप मुझे बताओ, ये दोनों लाइंस, एक्सियल लाइन, एक ये यहाँ से मान लो डिस्टेंस है 5 मीटर और ये भी है 5 मीटर, तो मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। फॉर्मूला बोलता था हमें ई एक्सियल इज इक्वल टू 2p/4πε0 आर क्यूब। तो अगर P, क्योंकि P किस पे डिपेंड करता है? P डिपेंड करता है Q पे और डाइपोल की लेंथ पे। तो हमने तो डाइपोल को कुछ किया ही नहीं, डाइपोल सेम ही है हमारे पास, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। 4πε0 वैसे ही कांस्टेंट है, तो रह गया R। अगर R सेम होगी तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। तो R का मतलब होता है सेंटर से एक्सियल लाइन पे जाना है, चाहे राइट चले जाओ चाहे लेफ्ट चले जाओ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। अब इसको अगर हमें बोलना हो तो आप क्या कर सकते हो? आप एक छोटा सा ना यहाँ पे सिलेंडर बना सकते हो, लाइक दिस, ऐसे, ये सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने का मतलब ये है कि सिलेंडर के इस एंड पे और सेंटर सिलेंडर का ये होगा और सिलेंडर के इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। दिस इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री, राइट। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखो आर डिस्टेंस, या फिर नीचे चले जाओ आर डिस्टेंस, तो आप ऑब्वियसली इन दोनों पे इक्वेटोरियल का सेम फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे भी एक छोटा सा सिलेंडर बना सकते हैं, ऐसे और फिर ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे। तो दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। समझ में आ गई बात? तो डाइपोल पे होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री, मतलब सिलेंडर के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। मतलब इट्स जस्ट लाइक एन इमेजिनरी सिलेंडर, राइट। तो सेंटर, हमने सिलेंडर रखा, सिलेंडर का सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे सिलेंडर का मिड पॉइंट रख दिया, जो सिलेंडर के एंड्स होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और ऐसे ही अगर आप ऐसे सिलेंडर प्लेस कर दोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है। मैं मतलब यही मैं आपसे चाहता हूँ। देखो, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम आपको आएगी, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कौन पूछेगा। आप में से देखो पूछते नहीं है मुझे, करते हो, सॉल्यूशन देखा है ना, नहीं समझ में आया तो बेटा पूछ लो। अच्छा, और आपको बताता हूँ, बी वेरी स्मार्ट। चैट जीपीटी आप सबको पता है ना, आई थिंक 90% आपको पता है चैट जीपीटी। तो वहाँ पे सर्च मार लो यार, अब तो फ़ोन पे ही अवेलेबल है चैट जीपीटी। वहाँ पे सर्च मारो कि ये होता क्या है स्फेरिकल सिमेट्री। आपको वेट ही नहीं करनी है मेरी तरफ आने की,
कि मैं आपको कब बताऊंगा। इससे पता क्या होता है, इससे आपका ना दिमाग एक्सपैंड करेगा, आप ग्रो करोगे और आप याद भी रखोगे। टीचर ने जो पढ़ाया वो अलग चीज़ होती है, जो आपने खुद रिसर्च की वो अलग चीज़ होती है। तो ये आपको ना करना है। ये 12th के बाद आपकी स्टडीज़ ख़त्म नहीं होगी, आपको ग्रेजुएशन में जाना है। वहाँ पे तो और कम पढ़ाएंगे, आपको कुछ करवाएंगे नहीं, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। सो ट्राई टू अपने आप को ग्रो करो। मतलब कि मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब इवन आई डोंट नो, मतलब चलो हमारा तो अभी ये काम चल रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे इतने सेल्फ सफिशिएंट हों कि वो इंटरनेट की मदद से, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियोस देखो, मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल पे सर्च करो क्वेश्चंस, यार ये क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये चीज़ें आपको हल्का हल्का पता लगनी चाहिए, फिर आपकी नॉलेज एक्सपेंड करेगी। अदरवाइज जितना मैंने बता दिया उतना अपना लर्न कर लिया, और जितना लर्न किया उससे 20-30% भूल जाएगा, तो 70% याद रहेगा आपको। कोशिश किया करो जब टाइम मिले कहीं, ठीक है। चलो अब इसको, ये आप समझ हो गया, ये आप क्लियर हो गया बात, ओके फाइन। तो कल बेटा जो आप नहीं आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, याद रखना, टॉर्क, ठीक है। एक बारी कर लेना, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली वी विल डू इट अगेन, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं उससे नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं सोच रहा था न्यूमेरिकल करवाऊँ, लेकिन अब मेरा मन है कि पहले आपको एक टॉपिक करवा दूँ, आज टाइम भी थोड़ा ही रहेगा। तो राइट डाउन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म। देख लो ये कौन सा है क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन देख लो। वर्क डन ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ना बहुत, मतलब इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी नहीं आया, वो शायद अपने स्कूल में कर लिया होगा, वो है गॉस थ्योरम, वो हम करेंगे लास्ट में। लेकिन गॉस थ्योरम के बाद ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक टॉर्क का आता है और एक ये वाला वर्क डन वाला आता है। इससे थर्ड पार्ट आता है जो हमने इससे पहले किया था, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल, ठीक है। हाँ नहीं, मैं सॉरी भूल गया, ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल इज़ लेस इन कंपैरिजन टू सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल्स पक्का आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आएंगे, किसी ने जेई की नीट की रेट तैयारी करनी है उसके में भी आएंगी, पक्का 101% आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सुपरपोजिशन पे आपको फोकस करना है। सुपरपोजिशन आगे जाके फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे, तो बार बार आएंगे क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, जब हम फोर्सेस की फॉर्मूले लगाएंगे तो वो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्यू ई करके हम फोर्स भी निकाल लिया करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, देखो जी, लेट्स से हमारे पास जैसे हमने कल किया, तो सेम वही कंसेप्ट दोबारा से, हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने एक डाइपोल रखा, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम। मान लो हमने डाइपोल इसको ऐसे पॉइंट पे रखा, ऐसे, राइट, और हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये 2a है। हमें पता करना है कि अगर हम इस डाइपोल को के ऊपर हम वर्क करें, वर्क कैसे करें, हम इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं ऊपर को। बाय द वे ये डाइपोल अपने आप कौन सी तरफ जाना प्रेफर करेगा, ऐसे, है ना, तो ऐसे तो अपने आप ही आना प्रेफर करेगा, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको उल्टा घुमाना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। तो अगर बेटा हम इसको ऐसे करना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और डू यू नो कि अगर हम किसी बॉडी को अनस्टेबल कर रहे हैं, मतलब हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, याद करो, मैंने आपको एक दिन बताया था, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो वो वर्क इसके अंदर स्टोर होगा। कैसे, क्यों स्टोर होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल हो रहा है। और ये मैंने, जो बच्चे नए आए, जो पहले नई क्लास लगाई, मैं उनको एक बार फिर बता देता हूँ। पोटेंशियल, काइनेटिक हमें सभी को पता होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल में प्रॉब्लम आती है, पोटेंशियल समझ में, तो पोटेंशियल समझना बहुत ही ईजी है, काइनेटिक से भी ईजी है। क्या होगा, जब कोई बॉडी अपनी स्टेट से अनस्टेबल हो गई, समझ लो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। सबसे टिपिकल एग्जांपल होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो,
तो स्प्रिंग वहाँ पे अनस्टेबल है ना, नहीं रहना चाहता वहाँ पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर दो, अभी भी अनस्टेबल है, तो अभी भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। स्प्रिंग को आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ले आओ, अब देखो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो स्टेबल है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, जैसे बॉल है, बॉल को आप हवा में रख दो तो वहाँ पे वो अनस्टेबल है, नीचे को आना चाहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। बॉल को आप सरफेस पे रख दो, ठीक है, अब वो रेस्ट पे आ गई, मतलब वो स्टेबल हो गई, तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। जैसे ये वाला भी डाइपोल, हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है तो क्या पूछेगा, पूछ ले, पूछ पूछ पूछ। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली हैगा, एग्जैक्टली। जो जो जैसे भी जो भी क्रैकर होता है राइट, जब आप उसको, उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड की होती है राइट, लेकिन वो उस टाइम पे होता क्या है, वहाँ पे उसको केमिकल, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, लाइक हम उस एनर्जी को रिलीज़ कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, तो हम केमिकल एनर्जी भी बीच में लेके आते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब तो वो स्टेबल है तो सब कुछ ओके है, मतलब वो लाइक उस टाइम पे वो स्टेबल है। स्टेबल कौन सी स्टेट में है, क्योंकि वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, वो ऐसे ही अनस्टेबल ही हुआ है। लेकिन जब आपने उस पर फायर लगाई थोड़ी सी, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल हो रहा है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो उसकी केमिकल रिएक्शन के कारण जो उसमें पैक किया हुआ था मसाला, वो पैक नहीं रहना चाहता है राइट, और वो बर्स्ट पता क्यों करता है, क्योंकि आप उसको जाने नहीं देते, मतलब आपने उसको एक तरह पे ऐसे बांध के रखा हुआ है। तो जितना ज़्यादा वो उसको आप बांध के रखोगे किसी भी तरीके से, समझ लो उतना वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब आप फायर लगाते हो, उसके अंदर उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्योंकि फायर लगाने पे क्या हुआ, उसका केमिकल बर्न होना शुरू हुआ। अच्छा, अगर बर्न आराम से हो जाता तो कोई पोटेंशियल, लेकिन आपने उसको बांध दिया था, तो अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात श्योर है, 101% श्योर है। जब भी कोई बॉडी अनस्टेबल है या आप कर दोगे किसी तरह से, तो समझ लो कि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी आएगी। ठीक है, क्लियर। जैसे आप भी हो, आपके अंदर भी तो अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए स्टेबल तो नहीं हो, अनस्टेबल हो। अगर अभी आपको कह दिया जाए कि बेटा मतलब जो मर्ज़ी करो, तो आप बैठोगे यहाँ पे, आप तो आराम से कोई गोलगप्पे खाने चले जाएगा, कोई घर पे जाके सो जाएगा। यहाँ पे अभी अनस्टेबल हो आप, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है आप में राइट। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल पता नहीं कौन है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल? ओके ओके फाइन। अच्छा चलो चलो वन सेकेंड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे था डाइपोल, यहाँ पे था हमारे पास 2a डिस्टेंस, और अभी हमें इसको वर्क डन करना है। और ये वर्क डन करने का मतलब वी नीड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू सम अनदर पोजीशन, ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, जस्ट राइट डाउन, लिखो आप साथ साथ में, कंसिडर डाइपोल, कंसिडर डाइपोल प्लेस्ड इन uniform electric field at an angle theta, at an angle theta with electric field, with electric field so अगर थीटा एंगल है तो हमें क्या करना है, वी नीड टू रोटेट इट। सो हमें इसको टू rotate dipole against electric field, we need to do work, हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें इसको रोटेट करना है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नीड टू डू वर्क। ओके, हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ओके नाइस, देखो वेरी नाइस। एक तो आपने मुझे कहा कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट,
ये होता है, आप सभी को पता है ना। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला तब आता है जब आप किसी बॉडी को लीनियरली डिस्प्लेस करते हो। जैसे हमने किसी गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाई तो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो हम कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू जितनी आपने फोर्स लगाई और जितनी वो डिस्टेंस आगे मूव कर गई उसको मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है ना वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय जितना ये आगे चलेगी उतना डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट करे तब कितना वर्क होगा? यस, आपने अभी, मुझे पता है आपको नहीं याद होगा, लेकिन जो 11th में आपने चैप्टर पढ़ा था ना रोटेशनल मोशन, उसमें सारे जो आप जैसे आप पढ़ते थे लीनियर वेलोसिटी, फिर आप पढ़ते थे एंगुलर वेलोसिटी, फिर आप पढ़ते थे लीनियर एक्सेलरेशन, आप पढ़ते थे एंगुलर एक्सेलरेशन, आप पढ़ते थे मास, आप पढ़ते थे इनर्शिया, आप पढ़ते थे फोर्स, आप पढ़ते थे टॉर्क। नहीं याद है? इट्स ओके। अब सुनो, अगर वर्क डन आपको रोटेशन में निकालना हो, यही फॉर्मूला दोबारा यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस इतना है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, फोर्स की जगह बेटा टॉर्क आ जाएगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा, बस ये डिफरेंस होता है। हमने कल भी तो बात की थी, याद है आपको? मैंने कहा था टॉर्क और फोर्स सेम चीज़ ही होती है, बस फोर्स वो होता है जो लीनियरली मूव करवाता है, और जब कोई फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करवाए तो उसको हम टॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, जब कोई फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करवाए तो हम इसको टॉर्क बोल देते हैं। तो हमारे पास, हम अब ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो वर्क डन हमने किया, अब हम एक थोड़ा सा, मैं आपको इंटीग्रेशन वाली चीज़ बताता हूँ क्या होता है। आपने इंटीग्रेशन तो नहीं की है ना अभी? 12th में नॉन मेडिकल वाले करेंगे, मेडिकल वाले तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो मैं थोड़ा सा पार्ट बताऊँगा, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा उसमें, और ये बार बार आएगा जब भी। अब देखो हमें करना क्या है, हमें ना वर्क डन फाइंड आउट करना है किसी एक एंगल, अभी यहाँ पे लेबल मत करना, मान लो किसी एक एंगल से, मतलब वो θ1 पे था और उसके बाद आप उसको रोटेट करके θ2 पे ले गए। लेट्स से आप यहाँ पे ले गए, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, तो मान लो आप उसको रोटेट करके यहाँ पे ले गए θ2। तो हमें फाइंड आउट एक्चुअली में ये करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि अगर कोई बॉडी θ1 पे हो और अगर आप उसको रोटेट करके θ2 पे ले जाओ तो आपने कितना वर्क डन किया। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हम कुछ ऐसे करते हैं, ध्यान से देखना। हम करते हैं, पहले ना हम स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन का मतलब होता है, जैसे वर्क डन को हम लिखेंगे W, तो स्मॉल वर्क डन को हम लिखते हैं DW। D का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, छोटा सा चेंज। स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू, तो टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, जो भी वैल्यू टॉर्क लगाता है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं d थीटा। थीटा नहीं लिखते, d थीटा। d थीटा क्या होता है? अब देखो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। d थीटा होता है कि मान लो आपने थोड़ा सा एंगल मूव किया, थोड़ा सा एंगल, ना आपने θ1 किया ना आपने θ2 किया, मान लो वो किसी भी डाइपोल किसी पे भी था, किसी भी पोजीशन पे था, आपने थोड़ा सा एंगल मूव किया d थीटा, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा? तो आंसर इज थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। थोड़ा सा वर्क कब करना पड़ा? जब आपने टॉर्क लगाई और वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको फिजिक्स का कंसेप्ट बता रहा हूँ, पहले हम ऐसे लिख देते हैं। अगर उसके बाद कोई हमें ये पूछ ले कि नहीं जी हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो आप क्या करोगे, DW का मैं आपको पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? टू फाइंड टोटल वर्क डन, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड्स, और तब आप लिमिट लोगे विद इन लिमिट्स का मतलब होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक एंगल को एक्चुअल में चेंज करना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि θ1 से θ2 तक चेंज हो जाए, तो मैं कहूँगा विद इन लिमिट्स θ1 to θ2। एक दो बार समझ लो, क्योंकि ये बार बार आएगा और बस यही करना होगा हर बार। तो पहली दो बार औखा, थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, ईजी हो जाएगा औखा। ओके फाइन। अच्छा, अब वर्क डन का फॉर्मूला देखो कैसे निकालेंगे। DW की इंटीग्रेशन, ओके, इक्वल्स टू TD थीटा की इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। और फिर हमने क्या लिखा कि यहाँ पे जो लिमिट्स लेंगे वो कौन से कहाँ, अब यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास d थीटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जो लिमिट्स यहाँ पे आएंगी, ये बहुत ही मतलब
स्पेसिफिक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो लिमिट्स यहाँ पे आती हैं वो इसकी होती हैं, हमेशा इसकी होती है। अगर मैं यहाँ पे डी टी लिख दूंगा ना, टाइम मान लो ये टीम होता, तो मैं यहाँ पे लिखता मान लो 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी लिख सकता था। तो ये होगा, ये कोई आपसे पूछ रहे ये क्या है, तो आप इसको देखोगे, तो आप मेरे से पूछोगे ये क्या है, मैं कहूँगा ये टाइम है, तो आप कहोगे सर ये फिर ये टाइम के आप बता रहे हो कि 2 मिनट्स या 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड या 3 मिनट्स तक। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, मान लूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वी, वी है वेलोसिटी, तो आप कहोगे ओके ये वेलोसिटी है, तो ये आप वेलोसिटी के लिख रहे हो कि वो 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड तक जा रहा है, तो वो इस पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी थीटा, तो जो ये वाली लिमिट्स होंगी ये थीटा की होंगी। ओके, तो थीटा की हमारे पास लिमिट्स कौन सी हैं, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये जो पार्ट किया ना हमने, ये हर बार फिजिक्स में करते हैं, बस हमेशा ऐसे ही करते हैं। पहले स्मॉल कोई चीज़ की स्मॉल वैल्यू निकाल लो, स्मॉल में से अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लिखा तो आप यहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्मॉल लिखोगे, राइट। पहले ये निकाल लो, उसके बाद क्या करो, जब पूरा टोटल वर्क डन निकालना है तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दो, और जो आपने स्मॉल लिखा था उसकी ही लिमिट्स डाल दो। इज इट ओके? ठीक है, तो लिख लो इतना, बस आगे तो सिर्फ सॉल्व ही करना है। ओके, टी डी थीटा हो गया, फाइन। अच्छा, टी की वैल्यू बोलो, कौन बोलेगा? क्या था? पी ई साइन थीटा, वेरी नाइस, कल किया था हमने पी ई साइन थीटा, साथ में डी थीटा। और डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या होती है? डब्ल्यू, क्योंकि डी डब्ल्यू था छोटा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, उसको इंटीग्रेट मतलब ऐड अप कर दो, स्मॉल वर्क डन स्मॉल वर्क डन स्मॉल वर्क डन, सभी को ऐड करते जाओ तो हमारे पास बन जाएगा टोटल वर्क डन जो हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे डब्ल्यू में, तो डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगी, टी डी का ऐसे ही टी की वैल्यू आ गई और बाकी बात सारा कुछ ऐसे ही रह गया। फाइन, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप बोलो। अब थोड़ी इंटीग्रेशन है हमें यहाँ पे, जो भी बच्चे आप बैठे हुए हो जिन्होंने इंटीग्रेशन करनी है या नहीं करनी है 12th में, ये दिमाग में हमें बिल्कुल नहीं लेके आना कि मुझे क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड है या मुझे इंटीग्रेशन नहीं करनी है तो मैं नहीं सीखूंगी या नहीं सीखूंगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके मन में। क्योंकि इंटीग्रेशन वाला ना बेटा एक पूरे का पूरा चैप्टर है हमारे पास, है सारी सिंपल है, जो नॉन मेडिकल वाले इंटीग्रेशन करेंगे ना वो बहुत टफ करेंगे, हम सारी सिंपल करेंगे, लेकिन ये आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे क्वेश्चंस में। बहुत ईजी है जो हम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले तरीका, जो इसमें से कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। आप मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट कौन है? आपको कैसे पता लगा वो कांस्टेंट है? क्योंकि उसमें थीटा नहीं आ रहा। जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वैल्यू जिसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगी, मतलब साइन थीटा बाहर नहीं जा सकता इस इंटीग्रेशन से, पी बाहर चला जाएगा, ई वो भी बाहर चला जाएगा। तो पहला स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको बाहर निकाल दो, बाकी जो भी लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो। सारे केसेस में ऐसे ही होता है, हर केस में यही होगा। ठीक है, मतलब मैथ्स बहुत ही वास्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमें पी रखना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में आपके हर केस में ऐसे ही होगा, जो कांस्टेंट है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट अगला स्टेप बोलो। वैसे चलो रितेश ने पूछा, मैं 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ, अगर समझ में आ गई बात तो बहुत बढ़िया। पी ई कॉन्स्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थीटा नहीं है। थीटा नहीं है का मतलब ये होता है कि पी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू 2a, तो ना तो हमारे पास पी के फॉर्मूले में थीटा नहीं आ रहा। ई का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, Q/4πε0r², उसमें भी थीटा नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट हैं। इसलिए नहीं है कि आपको यहाँ पे दिख पी और ई रहा है इसलिए आप कह रहे हो थीटा कहाँ है, मतलब पी और ई के फॉर्मूलेज जो हैं वो थीटा पे डिपेंड नहीं करते। मैंने आपको इसलिए बताया, वैसे तो आपके 12th में कुछ नहीं आता है, लेकिन हायर मैथ्स में कहीं आता है, मान लो ई अंदर रह जाता तो पी बाहर चला जाता, तो आप मेरे से पूछे सर ई अंदर कैसे रह गया, ई तो कांस्टेंट है। हो सकता उस टाइम पे ई ना होता, कोई और होता है वेरिएबल, और उसका फॉर्मूले में थीटा एंगल आ रहा होता, तो इसलिए वो ई जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो फिर बाहर नहीं जाएगा उस टाइम पे। समझ रहे हो बात? कुछ थोड़ी सी समझ आई? पी के फॉर्मूले में थीटा नहीं आ रहा, ई के फॉर्मूले में थीटा नहीं आ रहा, इसलिए ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गए। फाइन, ओके, नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा की इंटीग्रेशन।
वेरी नाइस वेरी नाइस बेटा, जिनको नहीं पता ये बात समझ लो, साइन थीटा की जो डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, वो होता है कॉस थीटा, राइट। और इससे उल्टा अगर साइन थीटा की इंटीग्रेशन करोगे तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। इतना इतना ही याद करना है, और ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। साइन थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है सिंपली कॉस थीटा। आपको दोनों में से एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आप पहला याद रख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। ओके, तो इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीई लिख देंगे और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब बोलो क्या करें, अब यहाँ पे बच्चों के कुछ कंसेप्ट्स। पहली बात जो आप गलती करोगे, जब आपने साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख दिया तो आप साथ में ये नहीं लिखोगे, बिकॉज इंटीग्रेशन और ये डी थीटा, ये दोनों या तो इकट्ठे आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, जो जिनको नई कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो लिखते हैं अच्छा साइन का सर ने बताया था माइनस कॉस होगा, तो वो लिख देंगे माइनस कॉस थीटा और डी थीटा साथ में। नहीं, आपने इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ पे एक्चुअली डी थीटा भी आना चाहिए था आपने। अब इंटीग्रेशन कौन है, क्या है इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेशन है ये और ये मिला के इंटीग्रेशन है। तो या तो ये दोनों आएंगे या ये दोनों नहीं आएंगे, राइट। तो जब आपने इंटीग्रेशन कर दिया साइन का माइनस कॉस, तो ये भी गया इंटीग्रेशन साइन और ये भी गया डी थीटा। अब रह गया ये, इनका क्या करें, तो हम यहाँ पे जैसे वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डालते हो दो लाइंस, तो आप वैसे डाल दोगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ के नीचे लिख दोगे थीटा 1 थीटा 2। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपने इंटीग्रेशन तो कर दी है, लेकिन अभी आपने लिमिट्स नहीं डाली, आपने वैल्यूज़ नहीं डाली, और कुछ नहीं है इसका, और कोई मतलब नहीं है। जैसे मर्जी कर लो, वैसे नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, एक्चुअल साइन ये होता है। बाकी अगर आपकी मर्जी है, आपको थोड़ा स्क्वायर डालना है, कुछ भी कर लो, इट्स ओके फाइन। तो मेन है कि हमें अभी थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू डालनी। अब बताओ थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू डालनी कैसे है, कैसे? नहीं, हमें मान लो नहीं लेके जाना माइनस बार, नहीं बाहर नहीं, मान लो नहीं लेके जाना, आपको आना तो चाहिए। तो बेटा वंस अगेन, जिनको नहीं पता फिर देखो, पक्का ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। पहले जहाँ पे थीटा है ना, वहाँ पे पहले अपर वाली वैल्यू डाल दो, फिर इसका साइन चेंज कर दो। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो, अगर प्लस होता तो माइनस कर देते। साइन चेंज कर दो और फिर दोबारा यही सेम वैल्यू लिख के उसमें थीटा 1 डाल दो। देखो क्या करने लगाऊं, इजी वाला है, पीई। अब देखो क्या करने लगाऊं, माइनस माइनस कॉस, अब थीटा की जगह अपर वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू खत्म हो गई। अब इसका साइन चेंज कर दो, तो ये बन गया प्लस, फिर दोबारा से कॉस, फिर थीटा की जगह लोअर वैल्यू डाल दो, बस ये होता है। ओके, ऐसे हम लिमिट्स डाल देते हैं। जो आप कह रहे थे वो भी ओके है, वो भी कोई गलत नहीं है। आप नेगेटिव बाहर निकाल लो, जैसे आप अगर मैं नेगेटिव बाहर निकाल तो कॉस रह जाता, फिर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इट्स ओके, वो भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने ये लिख लिया, फाइन। ओके, तो इसके बाद अब आप जैसे जब हम ये फॉर्मूला याद करेंगे तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे कांस्टेंट, तो कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ऐसे कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ नेगेटिव साइन बाहर निकाल दिया, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। तो हमारे लिए एक तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसको और एक चीज़ लिखेंगे, हम लिखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, ये ज़रूर लिखना है, इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। अगर आप फिजिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, ये मैं चीज़ बार बार लिखूंगा, जब भी मैं वर्क डन निकालूंगा ना, तो मैं यही बात लिखा करूंगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल। बहुत बार लिखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है। तो पहले हमने वर्क डन निकाला और उस वर्क डन को बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे लिए वो जो W की जगह हम PE लिख देंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, ओके।
ठीक है, सो दिस इज द वन रिलेशन। कर सकते थे, मैं सिर्फ थोड़ा बुकिश लैंग्वेज पे जा रहा हूँ। हमने वहाँ पे वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, ध्यान से, पी ई इक्वल्स टू माइनस पी ई। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं भाई, एम ना आप पी ई लेके फिर कैंसिल कर दोगे दोनों को। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है जी, डन। अच्छा, अभी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला याद रखा जाता है, अब यहाँ पे लिखो, इफ़ थीटा 1 इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, मतलब थीटा 1 जो है मान लो वो 0 है, मान लो ये डाइपोल पहले ऐसे पड़ा होता, बिल्कुल ऐसे, और थीटा कौन गया, थीटा 2 की वैल्यू होती थीटा कॉस, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, एक मिनट, कॉस नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, कॉस थीटा 2 इज, हाँ मैं वही करना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा थीटा 1 इज 90, हाँ सॉरी नहीं ठीक है, थीटा 1 90, सॉरी थीटा 1 90 और थीटा 2 थीटा। मैं बताता हूँ क्या मतलब इसका। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमने डाइपोल को पहले 90 पे रखा होता स्टार्टिंग में, उसके बाद हम कोई भी एंगल देना चाहते, मतलब उसको हम रोटेट करना चाहते, तो क्या आंसर आएगा, फिर समझ लो, मान लो, तो ये इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, तो अभी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में एंगल कितना है, 90, तो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल थीटा 1 इनिशियल में कैसे है, 90 पे पड़ा हुआ है। तो थीटा 2 क्या है, थीटा 2 है फाइनल, हमारे लिए थीटा 2 फाइनल की वैल्यू कितनी है, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 की जगह थीटा डाल दो, और कॉस थीटा 1 की जगह कॉस 90 डाल दो, कॉस 90 होता है 0, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना इसमें हमेशा हम फर्स्ट एंगल जो लेते हैं वो 90 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। अब एक बात और, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ ये बता रही है, हेयर नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, इंडिकेट्स वर्क इज डन ऑन डाइपोल टू डिक्रीज इट्स एनर्जी, वर्क इज डन ऑन डाइपोल टू डिक्रीज इट्स एनर्जी, मतलब हम डाइपोल पे काम कर रहे हैं उसको हल्का हल्का स्टेबल करने के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे बड़ी कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम डाइपोल पे काम कर रहे हैं उसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अगर हम नेगेटिव छोड़ दें तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या आएगा, इन मैग्नीट्यूड, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, जो आपके बेसिकली क्या कहते हैं, अगेन एमसीक्यूज में आता है, वो ये आता है पी ई कॉस थीटा। अभी देखना यहाँ पे कल जो हमने किया था ना उसके साथ रिलेट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नीट्यूड में होगा तो वो ये होगा, अगर साइन के साथ देखना तो ये होगा। अब एक चीज़, P होता है वेक्टर, E होता है वेक्टर, साथ में है कॉस थीटा, दो वेक्टर जिनके साथ कॉस थीटा लगा हो वो कौन होते हैं, डॉट प्रोडक्ट। कल वाला देखो केस, उसके साथ हम रिलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू P वेक्टर डॉट E वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कल वाला जो करवाया था ना, एक बारी फटाफट वो भी रिवाइज करवा दूंगा।
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी डॉट ई, पी डॉट ई, ठीक है, इज इट ओके? अच्छा, अभी हमारे पास ये जो रिलेशन था इसके 3 केसेस करते हैं फटाफट, फिर हम दोबारा से कोई इसको रिवाइज कर लेंगे, बस आज हमें इतना ही करना है, ओके अनिका, इसके बाद हमें और नहीं करना है। सो हम ये रिवाइज तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, फाइन। इसके कुछ 3 केस करेंगे। 3 केस कौन से करेंगे? जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 90 होगा और जब थीटा 180 होगा, ठीक है। तो 3 केस लिखने लगे हम यहाँ पे। तो आप लिखोगे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? अब वैसे बाय द वे आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी का जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ना, यू यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर याद रह जाए पोटेंशियल एनर्जी को यू से कर। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होगा? माइनस पी ई कॉस 0, माइनस पी ई कॉस 0, तो ये आ गया माइनस कॉस 0 1, सो माइनस पी ई, ये वैल्यू। और ऐसे ही फटाफट लिख लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू, सीधे लिख लेते हैं, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 विच इज 0। इफ थीटा इक्वल्स टू 180, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो ये बन जाएगा पी ई। माइनस पी ई 0 एंड प्लस पी ई, ये होता है, अगेन कल भी हमने लिखा था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम क्या सीख रहे हैं। जब एक डाइपोल पूरा 180 घूम गया, आपको पता है उस पर अभी वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, याद है कल भी किया था हमने। जब ये डाइपोल बिल्कुल उल्टा घूम गया, माइनस उधर चला गया, प्लस क्यू इधर आ गया, तो ये यहाँ पे नहीं रुकना चाहता। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन, मोस्ट अनस्टेबल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फाइन। और जब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अलाइन हो गया, मतलब सीधा ही आ गया इसके ऊपर, तो लीस्ट अनस्टेबल, हमने कल भी किया था, आप याद करो, हमने कहा था ये डाइपोल अपनी पोजीशन पे ही आ गया, घूम के यहाँ पे ही आ गया, लीस्ट अनस्टेबल। नहीं समझ रहे तो पूछ लो, दोबारा बोलो क्या हो गया। ओके, वंस अगेन, तो अगर ये डाइपोल, वंस अगेन ये वाला क्या कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये रहना ही ऐसे चाहता है, याद है कल किया था हमने। तो दिस इज द लीस्ट अनस्टेबल, साहेब बेटा उन्हें हंसाई जाना है, तो पढ़ ला, दिस इज द लीस्ट अनस्टेबल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डाइपोल है दैट इज ऑपोजिट टू हेयर, लाइक प्लस क्यू माइनस क्यू, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। आपको याद करो कल हमने किया था कि अगर ये डाइपोल थोड़ा सा भी इसको हमने एंगल दे दिया, तो ये फटक करके अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। मैक्सिमम अनस्टेबल पोजीशन, मैक्सिमम अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ओके। और जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं वो कहाँ पे मानते हैं? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक चीज़ जो आपको शायद घर जाके आपके दिमाग में आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना बेटा, ये ना इसकी कोई एक वैल्यू नहीं होती, पहली बात। ये ना सिर्फ एक वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दूसरी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। मतलब ये देखो, ये हमारे पास एक स्टोन है यहाँ पे, ये स्टोन ऐसे आ रहा है नीचे, यहाँ पे आ रहा है, फिर घूम के ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ठीक है। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पे होगी? सबसे स्टेबल कौन सी पोजीशन है, सबसे अनस्टेबल पोजीशन कौन सी है? ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है? ये वाला स्टेबल है, तो आप ये कह सकते हो कि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो हम बोल सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन क्या ये ज़ीरो है सच में? सरफेस तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे अगर सरफेस है तो ये ज़ीरो थोड़ी ना है, ये कम है, लेकिन हम बोल रहे हैं ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। आपको इसके रिलेटिव देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे हाँ जी ज़्यादा है और यहाँ पे ज़ीरो है, कैसा कह दो। अगर यहाँ पे ज़ीरो कहोगे फिर यहाँ पे क्या कहोगे? यहाँ पे भी ज़ीरो से भी कम कहोगे, नेगेटिव में चले जाओगे। या फिर आप ऐसे कर लो, इसको ज़ीरो कह दो, इसको मे बी आप आई डोंट नो 2 कह दो, और इसको मान लो आप 5 कह दो, ऐसे कह दो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी, 0 2 5, ठीक है। या फिर आप बोल दो इसको नेगेटिव बोल दो, इसको 0 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे भी रिलेटिव कर रहे हैं, हम 90 डिग्री पे 0 मान रहे हैं, हालांकि 0 है नहीं है। 0 का मतलब हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, मतलब रिलेटिवली 0 से भी कम स्टेबिलिटी कब होगी? जब वो इंक्लाइंड हो जाएगा, जब इस तरह इस लाइन में आ जाएगा, तो हमने 0 से भी कम एनर्जी बोल दी नेगेटिव। और 0 से ज़्यादा होगी जब ये डाइपोल उल्टा घूम जाएगा, तो 0 से ऊपर चले गए पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस पीई 0 एंड प्लस पीई। ओके, तो फटाफट हम 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लें। हमने क्या किया? मैंने अभी ये टॉपिक कहा है, ये ख़त्म करने के बाद और नहीं करना है। ओके फाइन फाइन फाइन, वंस अगेन। ओके, मुझे कुछ क्वेश्चंस बताओ। नंबर 1, हम यहाँ पे जो डाइपोल का वर्क डन पता कर रहे हैं, वो वर्क डन कौन सी एनर्जी में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, जो हम वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में, कौन से एंगल से कौन से एंगल तक जा रहे हैं? θ1 से θ2। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो जब हम वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तब हम इंटीग्रेट करने से पहले जो वर्क डन निकालेंगे उसमें एंगल कौन सा लेंगे? डी थीटा। तो वो डी थीटा क्या होता है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? और अगर हमें एंगुलर में वर्क डन निकालना है तब टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गुड। अच्छा, जब हमने स्मॉल वर्क डन निकाला तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कौन सी चीज़ को बाहर निकालते हैं? कांस्टेंट कैसे पता लगता है ये? जिसमें थीटा नहीं होता, ना उसमें है ना उसके फॉर्मूले में है, ठीक है। ओके, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा लिखने के बाद हमने डी थीटा क्यों नहीं लिखा? हाँ, इंटीग्रेशन और डी थीटा एक साथ होते हैं। जब आपने इंटीग्रेशन कर ली, ना ही इंटीग्रेशन का साइन आएगा ना ही डी थीटा आएगा। ओके, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इन लिमिट्स कैसे पुट करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस मतलब कि साइन चेंज होगा, जो अंदर वाला वेरिएबल होगा। तो ये आ गया, ठीक है, गुड। अच्छा, हमारे पास जब ये फॉर्मूला आ गया तो हम इस फॉर्मूला को कैसे लेके आएंगे? इस फॉर्मूला को, हमारे पास तो ये फॉर्मूला आ गया, ये वाला। चाहता हूँ मैं ये वाला फॉर्मूला, कैसे लेके आऊँ? θ1 को 90 लूँगा, θ1 को 90 लूँगा और θ2 को थीटा। θ1 को 90 क्यों लूँगा? क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पता क्या मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपको ना, आप कई बार यहाँ तक पहुँच जाओगे लेकिन आपके दिमाग में ये आंसर भी होगा, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो कि यार यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे। इसलिए बोल रहा हूँ θ1 को 90 कर दो, θ2 को थीटा कर दो। ओके फाइन, गुड। अच्छा, यहाँ पे माइनस पी ई कॉस थीटा को हमने नेगेटिव क्यों हटाया? अगर हमें क्या देखना हो, सिंपली मैग्नीट्यूड। ओके, अब मुझे बताओ पी ई कॉस थीटा का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट, गुड। और वो स्केलर, ये अच्छी चीज़ है, ये भी मैं अभी अब दिखाऊंगा। पी डॉट ई, जो डॉट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर का मतलब होता है इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। वर्क, वैसे भी वर्क डन की डायरेक्शन नहीं होती। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी अच्छी चीज़ है, ये लिख लो ये चीज़। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, सिंपली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। वेरी नाइस, गुड। तो पी डॉट ई ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है स्पेशल केस। मुझे बताओ स्पेशल केस में सबसे लोएस्ट एनर्जी कहाँ पे होती है और कितनी होती है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, गुड। और उसमें कितनी वैल्यू होती है? कितनी होती है? माइनस पी। आपको ना एमसीक्यूज में आएंगे माइनस पी ई 0 प्लस पी ई 2 पी ई, ऐसे लिख के आएगा।
तो आपको याद रखना है माइनस पी ई। ओके, थीटा 90 पे कितनी टॉर्क, हम वर्क डन कितना लिखते हैं 0। और मैक्सिमम अनस्टेबिलिटी, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होती है, थीटा 180 पे कितनी वैल्यू होती है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ध्यान से। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं कि जी नहीं मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था ना ये विद रिस्पेक्ट टू है एक दूसरे के, आप इनको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको ये कहता हूँ कि नहीं मुझे यहाँ पे 0 लिखना है। आपको क्वेश्चन आ गया कि जब थीटा 0 डिग्री करते हो तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब बताओ मुझे कि जब आप थीटा 180 करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हाँ गुड, देखो बेटा इसमें डिफरेंस देखो क्या है, माइनस पी ई 0 प्लस पी ई। तो अगर यहाँ पे 0 कर दूंगा तो यहाँ पे पी ई आ जाएगा और यहाँ पे 2 पी ई आ जाएगा। तो MCQs ना ये इसलिए आता है हर बार, MCQ में 2 पी ई भी आता है और MCQ में पी ई भी आता है। आंसर पी ई भी आ सकता है, 2 पी ई आ सकता है, डिपेंड करता है आपको ये क्या दिया हुआ है उसमें। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, लिखो एक लाइन, नोट नोट if we assume potential energy is 0 at theta equals to 0 degree, potential energy is 0 at theta equals to 0 degree, then तब क्या क्या होगा, at theta equals to 90 degree पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपके पास पीई, और सबसे इम्पॉर्टेंट है 180 डिग्री जो मैक्सिमम अनस्टेबल पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 पीई, मैक्सिमम अनस्टेबल पोजीशन। तो 2 पीई भी आंसर आता है एमसीक्यू में। टाइम कितना हुआ, टाइम 37। ओके, तो जो हमने कल टॉर्क किया था और आज हमने पोटेंशियल एनर्जी किया, दोनों में एक आपने रिलेशन देखा कि टॉर्क का फॉर्मूले और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी ई साइन थीटा या फिर पी क्रॉस ई वेक्टर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी ई, चलो बिल्कुल ठीक है, कॉस थीटा या फिर पी क्रॉस डॉट ई वेक्टर। ये दोनों याद रखने हैं। कल हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो आई कैप जे कैप करने वाले हैं। पी की वैल्यू ई की वैल्यू आई जे के में दी दी होगी, तो आपको डॉट करना है या क्रॉस करना है वो आपको देखना है। कल जब आने से पहले एक बार आपको डॉट इनका ये याद रखना है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, ठीक है, आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट आई क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, मैंने आपको लिखाए थे। तो ये सारे आपको रिवाइज करके आने हैं, ठीक है, फिर आपको फॉर्मूले ईजी लगेंगे। ओके जी, चलो ठीक है बेटा।